बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम कुरतुल एयाज और आज स्टूडेंट्स हम चैप्टर 11 में टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन और साथ ही स्टूडेंट्स हम रेट ऑफ रिएक्शन की डिफरेंट टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे जिसमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली डिस्कस किया था कि केमिकल काइनेटिक्स और यू कैन से रिएक्शन काइनेटिक्स ये साइंस की वो ब्रांच है या आप कह लें केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम ये डिस्कस करते हैं कि एक रिएक्शन उसकी स्पीड क्या है, वो किस स्पीड के साथ मूव कर रहा है टुवर्ड्स कंप्लीशन। तो स्टूडेंट्स हमने ऑब्जर्व किया कि डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं, कुछ फास्ट होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा स्लो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने रस्टिंग ऑफ आयरन है, ये आपके सामने ट्रेन है जिसको जंग लगा हुआ है। अब एक जो बिल्कुल सही हालत में ट्रेन वो इस फॉर्म में कुछ सेकंड्स में नहीं पहुंच सकती, कुछ घंटों में नहीं पहुंचेगी, इसको काफी ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत स्लो प्रोसेस है, ठीक है। कई महीनों बाद ट्रेन की ये कंडीशन होगी, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। इसके मुकाबले में स्टूडेंट्स अगर हम बर्निंग ऑफ पेपर उसको देखें तो आप देखेंगे कुछ मिनट्स में या आप कह लें कुछ सेकंड्स में, बहुत कम टाइम में जो पेपर है वो बर्न हो जाता है, ठीक है, ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब है कि एक तरफ हमारे पास वो रिएक्शन है जो बहुत ज्यादा स्लो है और दूसरी तरफ वो रिएक्शन है जो बहुत ज्यादा फास्ट है। अब स्टूडेंट्स हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्यों कुछ रिएक्शंस बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं और क्यों कुछ रिएक्शंस बहुत ज्यादा स्लो होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट्स हमें कोलिजन थ्योरी देती है। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि जब रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड करें, कोलाइड करने का क्या क्राइटेरिया है कि एक खास एनर्जी के साथ कोलाइड करें और स्पेसिफिक डायरेक्शन में, ठीक है, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ कोलाइजन होनी चाहिए और खास डायरेक्शन में जब रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड करते हैं तो इसे हम फिर क्या कहते हैं, दैट इज इफेक्टिव कोलाइजन। इस इफेक्टिव कोलाइजन के नतीजे में रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर एक रिएक्शन के दौरान मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलाइजन्स ज्यादा होंगी तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, यानी वो तेजी के साथ प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर एक रिएक्शन के दौरान जो है इफेक्टिव कोलाइजन्स कम होंगी तो वो क्या होगा, उसका रिएक्शन की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, स्लो होगी। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि अगर हमें पता चल जाए कि एक रिएक्शन के दौरान नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलाइजन्स पर यूनिट टाइम इंटरवल, एक खास टाइम इंटरवल के दरमियान नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलाइजन्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन कितनी थी, तो हम बता सकते हैं कि इस रिएक्शन का रेट क्या होगा, वो फास्ट होगा या स्लो होगा। लेकिन स्टूडेंट्स प्रॉब्लम ये है कि नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलाइजन्स ये पार्टिकुलर लेवल पर मेजरमेंट आ जाती है, इसको मेजर करना इतना आसान नहीं होता। तो स्टूडेंट हम वो पैरामीटर सिलेक्ट करेंगे जिसे हम आसानी के साथ मेजर कर सकें और हम बता सकें कि एक रिएक्शन का रेट क्या है, स्लो है, फास्ट है या मॉडरेट है। तो स्टूडेंट्स वो पैरामीटर हम कौन सा सिलेक्ट करते हैं, हम चेंज इन कंसंट्रेशन मेजर कर लेते हैं। डेल्टा सी किसको डिनोट करा, चेंज इन कंसंट्रेशन। ये चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की भी हो सकती है कि स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन रिएक्टेंट्स की क्या अमाउंट थी और बाद में टाइम गुजरने के साथ साथ कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, कितनी कम हो रही है और कितनी तेजी के साथ कम हो रही है, उसके मुताबिक हम बता सकेंगे कि रिएक्शन का रेट क्या है, स्लो है या फास्ट है, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर टाइम इंटरवल। तो कंसंट्रेशन को मेजर करना हमारे लिए आसान होगा, इसलिए इस पैरामीटर को हम सिलेक्ट करते हुए एक रिएक्शन का रेट मालूम करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम रेट ऑफ रिएक्शन को फिर किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, यानी हम रिएक्टेंट्स के लिहाज से भी रेट को डिस्कस कर सकते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ड्यूरिंग टाइम इंटरवल क्या थी या प्रोडक्ट्स की चेंज इन कंसंट्रेशन किस तरह से हो रही है। दोनों में से कोई एक
रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर दैट चेन, यानी कितने टाइम में इनकी कंसंट्रेशन कितनी चेंज हुई, इसको हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। अगर इस डेफिनेशन से स्टूडेंट्स मैं रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगी, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी चेंज इन कंसंट्रेशन डेल्टा C, ठीक है। आप इसे डेल्टा X भी कह सकते हैं ओवर डेल्टा T डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। डेल्टा C किसको डिनोट कर रहा है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस इसमें वर्ड इसलिए यूज करें कि रिएक्टेंट भी रख सकते हैं और प्रोडक्ट्स को भी लेकर आप ये चेंज मेजर कर सकते हैं ओवर टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। इसे टाइम इंटरवल भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला से अगर हम रेट की यूनिट डिटरमिन करना चाहें कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या है, तो स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन का क्या यूनिट होता है, मोलारिटी, ठीक है। तो इस तरह से लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, यूनिट्स लिखना चाह रहे हैं, मोलारिटी मोल पर डीएम क्यूब, ये यूनिट होता है, ओवर टाइम सेकेंड्स, ठीक है। तो ये एक यूनिट हमारे पास आ जाएगा मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हमारे रिएक्टेंट्स गैसेस हों तो फिर हम क्या कंसंट्रेशन का यूनिट जो है वो मोलारिटी नहीं इस्तेमाल कर सकते, हम पार्शियल प्रेशर इस्तेमाल करेंगे। तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होंगे, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेयर, दैट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर ओवर सेकेंड, तो एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। ये सेकेंड यूनिट आ जाएगा, ये किस चीज के लिए है, जब आपके पास रिएक्टेंट्स जो हैं वो गैसेस हो, ठीक है स्टूडेंट्स। फर्दर कुछ एग्जांपल्स भी हम यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं जिससे हम बता सकें कि कौन से रिएक्शन जो हैं वो फास्ट हो रहे हैं और कौन से रिएक्शन जो है स्लो हो रहे हैं, ठीक है। अगर हम सबसे पहले फास्ट रिएक्शन लिखना चाहें तो हमारे पास आता है सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन लें, एक्वा सोल्यूशन लें और उसके अंदर अगर आप NaCl डालें तो स्टूडेंट्स आप देखें जब हमने सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में NaCl डाला तो उसी वक्त आपके पास सिल्वर क्लोराइड के व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स अपीयर हो गए। रिएक्शन इज वेरी फास्ट, विद इन नो टाइम सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट्स हमारे पास अपीयर हो गए हैं। इसका क्या मतलब है कि रिएक्शन इज वेरी फास्ट, NaNO3, ठीक है। ये सॉलिड फॉर्म में व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गए हैं, रिएक्शन इज फास्ट। ये फर्स्ट एग्जांपल होगी हमारे पास। सेकंड हमारे पास एग्जांपल आएगी एस्टर हाइड्रोलिसिस, ठीक है। एस्टर दैट इज C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये क्या है, डाइथाइल एस्टर है, ठीक है। एस्टर में बेसिकली क्या फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है, RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है, दैट इज आर एस्टर, ठीक है। एस्टर की हाइड्रोलिसिस हम करवाएंगे, एक्सेस अमाउंट में वाटर लेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिस्पेक्टिव एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और साथ में अल्कोहल बन जाएगी, ठीक है, इस तरह से। तो ये रिएक्शन कंप्लीट होने में कुछ वक्त लगता है, ठीक है, यानी आप कह लें कि कुछ मिनट्स बाद ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। तो आप कह सकते हैं कि इस रिएक्शन का जो रेट है वो मॉडरेट है, ना ज्यादा स्लो है ना बहुत ज्यादा फास्ट है।
इसके साथ ही स्टूडेंट्स अगर हम एक और एग्जांपल मॉडरेट की रेट की देखना चाहें, दैट इज फूड डाइजेशन, यानी खाना हजम होने के लिए भी हमें 2-3 घंटे चाहिए होते हैं ना। जब हम खाना खा लेते हैं तो हमें 2-3 घंटे, या आप कह लें 3-4 घंटे बाद आपको दोबारा भूख लगती है, क्योंकि 3-4 घंटे में फूड के ऊपर जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्ट करते हैं और उसे डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो फूड डाइजेशन भी हम यहां पर लिख सकते हैं, फूड डाइजेशन इसमें 3 to 4 आवर्स लगते हैं फूड को डाइजेस्ट होने में। तो ये एग्जाम्पल हमारे पास मॉडरेट रेट की हो सकती हैं। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल हम वेरी स्लो रिएक्शन उसकी देखते हैं, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। स्टार्ट में हमने देखा था, ठीक है, आयरन को जंग लगने में काफी वक्त लगता है, ये स्लो प्रोसेस है। तो स्टूडेंट्स आप देखें कि रेट ऑफ रिएक्शन को हमने प्रॉपरली डिफाइन किया, फिर उसका फॉर्मूला मेंशन किया, फिर यूनिट्स मेंशन किए, और लास्ट में तीनों टाइप्स के रिएक्शन की एग्जांपल्स दी, फास्ट, मॉडरेट और वेरी स्लो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फर्दर ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि जैसे रिएक्शन स्टार्ट होता है तो रिएक्टेंट्स किस तरह से उनकी कंसंट्रेशन कम होती है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है। इस कॉन्सेप्ट को मजीद डिटेल में डिस्कस करते हैं ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन से। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, हमने एक रिएक्शन कंसीडर करे हैं जिसके अंदर ए रिएक्टेंट जो है वो बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और हम ये देखना चाहते हैं कि टाइम के साथ साथ कैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ग्राफ हम प्लॉट करेंगे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। ठीक है, इसके दरमियान यानी y एक्सिस पे हमने ली है कंसंट्रेशन, x एक्सिस पे लिया है हमने टाइम। ठीक है, इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन क्या होगी, 0, और यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट पे कंसंट्रेशन हाई है। ठीक है, और इसी तरह से टाइम में यहाँ 0 टाइम है और यहाँ पर मैक्सिमम टाइम मौजूद है। ठीक है, कंसंट्रेशन हम ले रहे हैं मोलैरिटी में और टाइम सेकंड्स में। ठीक है, अब ग्राफ प्लॉट करते हैं स्टूडेंट्स। आपके सामने एक बीकर के अंदर रिएक्टेंट्स मौजूद हैं, अभी कोई रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, तो आप देखें कि अभी यहाँ पर रिएक्टेंट जो है उनकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम है। ठीक है, तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन का पॉइंट हमारे पास कौन सा आ रहा है, दिस वन, ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन का पॉइंट है। ठीक है, अब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो आप क्या चेंज देख रहे हैं कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो तेजी के साथ कम होते जा रहे हैं और प्रोडक्ट्स तेजी के साथ बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब ग्राफ में क्या चेंज आएगा, क्योंकि रिएक्टेंट्स कम होते जा रहे हैं तो रिएक्टेंट्स ये इस तरह से इनकी लाइन नीचे जाती जा रही है, जो बता रही है कि रिएक्टेंट्स की अमाउंट कम हो रही है और प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो रहे हैं। प्रोडक्ट्स को स्टूडेंट्स मैं ये ब्लू लाइन से शो करूंगी, क्योंकि प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो ये 0 कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से स्टूडेंट्स आप देखेंगे फर्दर टाइम गुजरा तो प्रोडक्ट्स अब रिएक्टेंट से ज्यादा हो गए। ठीक है, जब प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट से ज्यादा हो गए तो ये ग्राफ फर्दर रिएक्टेंट के उससे ऊपर चला जाएगा और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मजीद कम हो गई है, तो रिएक्टेंट वाला जो ये स्लोप है ये मजीद नीचे की तरफ आती जाएगी और वक्त के साथ साथ क्या होता जाएगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है और प्रोडक्ट्स हमारे पास बनते जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। अब स्टूडेंट्स हमने अपनी ग्राफ की इस कर्व को स्टडी करना है। रेड कर्व किसको शो कर रही है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को, रिएक्टेंट्स को, और ये हमारे प्रोडक्ट्स इसको शो कर रही है। प्रोडक्ट हमारे पास B है, रिएक्टेंट हमारे पास A थे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैं कोई भी एक पॉइंट कंसिडर करूंगी और उस पर डिस्कस करेंगे कि रिएक्टेंट्स की क्या कंसंट्रेशन है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं रैंडमली एक पॉइंट सिलेक्ट करती हूं, दिस वन। अब इस पॉइंट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस पॉइंट पे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या होगी। अब आप देखिए कंसंट्रेशन के लिए हम यहां पर देखेंगे और टाइम के लिए इसको नीचे एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, तो हमने देखा जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था, अभी बहुत कम टाइम गुजरा तो रिएक्टेंट्स कितनी तेजी के साथ डिक्रीज हो गए।
आप यहाँ सामने पिक्चर में भी देख सकते हैं कि बहुत तेजी के साथ रिएक्टेंट्स, क्योंकि ज्यादा अमाउंट में थे, उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा थी, आपस में इफेक्टिवली कोलाइड हुए और तेजी के साथ प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए। इसीलिए ये जो स्लोप है ये तेजी के साथ डिक्रीज हो रही है। ठीक है, कर्व आप देखें, ये काफी ज्यादा तेजी के साथ नीचे से आ रहा है। इसका मतलब रिएक्टेंट्स जो है तेजी के साथ बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल में कम हो रहे हैं। और इसके रिस्पेक्टिवली अगर हम ये पॉइंट कंसिडर करें प्रोडक्ट्स की कंडीशन क्या होगी इसी टाइम पे, ये सेम टाइम प्रोडक्ट्स के लिए भी हम देखना चाह रहे हैं और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन देखें 0 से इंक्रीज कर गई। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स इस पॉइंट पे सेम टाइम इंटरवल पे प्रोडक्ट्स बढ़ गए और रिएक्टेंट्स तेजी के साथ कम हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ है तो रिएक्टेंट्स तेजी के साथ कम होते गए और प्रोडक्ट्स तेजी के साथ बढ़ते गए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तो हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट्स इतनी तेजी के साथ उनकी अमाउंट जो है वो कम नहीं हो रही और प्रोडक्ट्स भी इतनी तेजी के साथ मजीद नहीं बन रहे। उसकी क्या वजह है स्टूडेंट्स, कि अगर हम इस पॉइंट को कंसिडर करें, ग्राफ के इस पॉइंट को, अब स्टूडेंट्स यहां पर क्या होगा, कंसंट्रेशन देखते हैं इस तरह से, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या होगी, मैक्सिमम हो गई है और टाइम काफी गुजर चुका है। ठीक है, अब इसी पॉइंट पे, इसी टाइम पर अगर हम रिएक्टेंट्स को देखना चाहें कि रिएक्टेंट्स के साथ क्या हो रहा है, तो रिएक्टेंट्स की स्टूडेंट्स आप देखें, रिएक्टेंट्स बहुत कम रह गए हैं, 0 के करीब आ गए हैं। ठीक है, वक्त गुजरने के साथ साथ रिएक्टेंट्स की अमाउंट कम हो गई है, जिसकी वजह से अब इफेक्टिव कोलेजन जो है वो इतनी ज्यादा नहीं हो रही, तो प्रोडक्ट्स भी कम बनेंगे। ठीक है, हमने देखा था स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से इफेक्टिव कोलेजन या नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलेजन ज्यादा थी और तेजी के साथ प्रोडक्ट्स बन रहे थे। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन या टाइम गुजरता जा रहा है तो रिएक्टेंट्स की तादाद बहुत ज्यादा कम हो गई है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन भी इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रही। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये रिएक्शन जो है इरिवर्सिबल होगा तो फिर एक वक्त आएगा कि ये जो लाइन है ये 0 पॉइंट पे आकर टच कर जाएगी कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट्स में। लेकिन अगर स्टूडेंट्स हमारा रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में हम पढ़ चुके हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर में कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो आप देख सकते हैं ये ग्राफ होगा अगर रिएक्शन रिवर्सिबल होगा, दोनों लाइंस जो हैं वो आप कह लें कि रिएक्टेंट की लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी। ठीक है, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 0 नहीं होगी। ये केस होगा अगर रिएक्शन क्या होगा, रिवर्सिबल होगा। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन हमने यहां पर कंसिडर किया है, इस वजह से ये हमारी जो लाइन है एक टाइम पे जाके एक्स एक्सिस के साथ टच कर देगी और रिएक्शन यहां पर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ग्राफ से हमने क्या चीजें इंटरप्रेट की हैं, दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स A और प्रोडक्ट्स B is much more at start of reaction, यानी रिएक्शन के शुरू में चेंज इन कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तेजी के साथ रिएक्टेंट्स कम हो रहे हैं और प्रोडक्ट्स तेजी के साथ इंक्रीज हो रहे हैं, एंड डिक्रीजेस ग्रेजुअली, यानी ये चेंज इन कंसंट्रेशन वक्त के साथ साथ कम होती जा रही है। ठीक है, ये पहली बात हमने देखी। दूसरी बात हमने देखी रेट डिक्रीजेस, यानी रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विद टाइम, यानी जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है रेट कम होता जा रहा है। ठीक है, और तीसरी बात रेट ऑफ रिएक्शन will never remain same, that is changing every movement,
इसका क्या मतलब है कि रिएक्शन जब तक कंप्लीट नहीं होता तो इस ड्यूरेशन में आप हर सिंगल पॉइंट पे अगर रेट की वैल्यू चेक करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करना चाहेंगे, तो हर टाइम यानी आप कह लें हर इंस्टेंट पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वो चेंज होगा। ठीक है, वो एक जैसा नहीं रहता। जैसे स्टूडेंट्स वक्त है वो हर लम्हे बदल रहा है, ठीक है, एक जैसा तो नहीं रहता। अभी जिस लम्हे में हम जी रहे हैं, जो आने वाला लम्हा वो उससे क्या होगा, मुख्तलिफ होगा। तो इसी तरह से रेट ऑफ रिएक्शन भी हर लम्हे बदलता रहता है। ठीक है, वो एक जैसा नहीं रहता। स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन रेट की वैल्यू ज्यादा होती है क्योंकि चेंज इन कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, रिएक्टेंट्स की हो या प्रोडक्ट्स की हो। लेकिन जैसे टाइम गुजरता जाता है चेंज इन कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से रेट की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं? अगर हम रिएक्टेंट्स को कंसीडर करते हुए रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? रिएक्टेंट्स हमारे क्या है, ए है, डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी। इस जब आप चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की कंसीडर करके रेट की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू किस में आती है, नेगेटिव में आती है, क्योंकि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ड्यूरिंग द रिएक्शन डिक्रीज हो रही है। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट्स को कंसीडर करते हुए रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करना चाहेंगे, दैट इज डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी, तो वो वैल्यू पॉजिटिव आएगी क्योंकि प्रोडक्ट्स जो हैं बन रहे हैं उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। स्टूडेंट्स ये नेगेटिव वैल्यू सिर्फ इस चीज को इंडिकेट कर रही है कि रिएक्शन की कंसंट्रेशन ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डिक्रीज होती है, अदरवाइज रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, ये सिर्फ कंसंट्रेशन को शो करिए। अगर हम रिएक्टेंट्स को लेकर रेट मेजर भी करते हैं तो हम उसके साथ नेगेटिव नहीं लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रेट ऑफ रिएक्शन स्टूडेंट्स अगर हम फर्दर इसकी टाइप्स की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन हम दो तरह से मेजर करते हैं, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा है इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है कि स्टूडेंट्स आप दो स्पेसिफिक पॉइंट्स रेड मार्कर यूज कर लेते हैं, एक ये पॉइंट अगर मैं लूं और दूसरा ये पॉइंट लूं। ठीक है, इस टाइम इंटरवल में, ठीक है, ये जो मेरे पास पूरा टाइम इंटरवल आएगा, इस टाइम इंटरवल के दरमियान जो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन चेंज हुई है, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट की आपके लिए कर्व पे मार्क किए थे तो इसलिए मैं प्रोडक्ट की बात करूंगी। इस टाइम इंटरवल के दरमियान जो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आया है उसको आप क्या कहेंगे, दैट इज द एवरेज रेट। तो हम एवरेज रेट को किस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स क्या हो सकती है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट्स भी आप लिख सकते हैं इन अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। ठीक है, स्पेसिफिक टाइम इंटरवल या आप कह लें कि दो स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स के दरमियान कंसंट्रेशन में क्या चेंज आया है, इसको हम क्या कहते हैं, एवरेज रेट कहते हैं। तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा, जब स्टूडेंट्स आप इंस्टेंटेनियसली एक इंस्टेंट में कंसंट्रेशन चेंज देखेंगे। ठीक है, इंस्टेंट क्या होता है, एक लम्हा मतलब कि बहुत ज्यादा टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा कम होगा, बहुत ज्यादा शॉर्ट टाइम इंटरवल को हम क्या कहेंगे, दैट इज एन इंस्टेंट। ठीक है, तो शॉर्ट इन टाइम इंटरवल में जब आप कंसंट्रेशन चेंज मेजर करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट। डी स्टैंड्स फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल। ठीक है, यानी वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। ठीक है, तो बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल में, यानी अगर हमारा जो रिएक्शन है वो मिनट्स में कंप्लीट हो रहा है तो आप फ्यू सेकंड्स का टाइम इंटरवल लेकर कंसंट्रेशन चेंज को मेजर करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एवरेज रेट ऑफ अ रिएक्शन, जब
रिएक्शन स्टार्ट होता है तो एवरेज रेट की वैल्यू हमारे पास कम आती है एज कंपैरिजन टू इंस्टेंटेनियस रेट, क्योंकि हर इंस्टेंट पे जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो हर इंस्टेंट पे जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन तेजी के साथ बदल रही होती है। आप देख सकते हैं ये जो कर्व हमें शो करवा रही है कि हर इंस्टेंट पे तेजी के साथ रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इंस्टेंटेनियस रेट रिएक्शन की स्टार्ट में इसकी वैल्यू ज्यादा आती है एज कंपैरिजन टू एंड ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, एट द एंड इंस्टेंटेनियस रेट की वैल्यू कम होगी, रिएक्शन के स्टार्ट में इंस्टेंटेनियस रेट की वैल्यू ज्यादा होगी, एवरेज रेट की वैल्यू रिएक्शन के एंड पे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि फिर हम स्टार्ट और एंड का टाइम इंटरवल में कंसंट्रेशन मेजर करेंगे तो वो वैल्यू तो हमारे पास ज्यादा होगी। ठीक है, और एवरेज रेट जब आप स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन में कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज रेट की वैल्यू कम आएगी। आइए एक रिएक्शन का एक्सपेरिमेंटल डाटा लेकर देखते हैं कि जो हमने बात की थी कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विद टाइम, उसको कैसे हम प्रूव करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक रिएक्शन है जिसमें A रिएक्ट्स विद B और AB प्रोडक्ट बनता है। यहां पर विद रिस्पेक्ट टू A रिएक्टेंट हम रेट कैलकुलेट करेंगे और हम ये देखेंगे कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा क्या वाकई रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये 0 टाइम है, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की 2 मोलर है। ठीक है, और प्रोडक्ट्स अभी कोई नहीं बना। ठीक है, सेकेंड 10 सेकेंड्स के बाद कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की कम होगी और प्रोडक्ट्स की ज्यादा होगी। अब यहां पर अगर हम इन 2 पॉइंट्स के दरमियान एवरेज रेट को कैलकुलेट करें, 0 से 10 सेकेंड्स के दरमियान हम एवरेज रेट कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज रेट हमारे पास क्या आएगा, आर एवरेज रेट है, चेंज इन कंसंट्रेशन फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कंसंट्रेशन हमारे पास क्या आई है 1.25 माइनस इनिशियल 2 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल फाइनल 10 सेकेंड्स माइनस इनिशियल 0। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू क्या आएगी -0.075, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। हमने कहा था कि माइनस हम नहीं लगाते। ठीक है, क्योंकि रेट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, नेगेटिव साइन सिर्फ इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने रिएक्टेंट्स को कंसीडर करके रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं। ठीक है, अब इसी तरह से स्टूडेंट हम किसी और 2 पॉइंट्स पे रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करें तो फिर वैल्यू क्या आएगी। अब काफी टाइम गुजर चुका है, 40 सेकेंड्स हो चुके हैं, तो फिर हम देखना चाहते हैं कि रेट की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी। तो स्टूडेंट्स हम वैल्यूज पुट करेंगे। इनिशियल वैल्यू अब हमारे पास क्या है, दैट इज फाइनल वैल्यू 0.25 है माइनस इनिशियल वैल्यू 0.5 ओवर टाइम इंटरवल फाइनल 40 माइनस 30। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वैल्यू आएगी -0.025। ठीक है, अगेन स्टूडेंट्स माइनस हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो हम इस कैलकुलेशन से क्या जस्टिफाई कर रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन स्टार्ट में ज्यादा होता है और एट द एंड, ये देखिए नियर एंड हो रहा है ना, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बहुत कम रहेगी, रिएक्शन एंड होने वाला है, तो रेट की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई है। तो ये जो हमने पॉइंट डिस्कस किया था कि रेट डिक्रीजेस विद टाइम, ये इस कैलकुलेशन से हमने जस्टिफाई कर लिया। आइए स्टूडेंट्स, अब हम इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एवरेज रेट, ठीक है, तो पहला पॉइंट स्टूडेंट्स हम इनकी डेफिनेशन का ही लिखेंगे। द चेंज इन कंसंट्रेशन एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग द इंटरवल is called instantaneous rate। ठीक है, और इसके
सामने एवरेज रेट की डेफिनेशन लिखेंगे, द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू स्पेसिफिक पॉइंट्स इज कॉल्ड एवरेज रेट। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस रेट को, उसका एक्सप्रेशन हम किस तरह से मेंशन करते हैं, सेकंड पॉइंट हम वो लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट, क्योंकि ये एक इंस्टेंट पे चेंज इन कंसंट्रेशन को हम मेजर करते हैं, तो वेरी स्मॉल कंसंट्रेशन के लिए हम dx, वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। ठीक है, एवरेज रेट को हम कैसे लिखेंगे, एवरेज रेट that will be equal to change in concentration between two specific points and time interval for that change। ठीक है, last point students, at start of reaction instantaneous rate, value of instantaneous rate is higher than average rate। ये भी हमने बात डिस्कस की थी कि जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो इंस्टेंटेनियस रेट की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपैरिजन टू एवरेज रेट, और एवरेज रेट के केस में क्या होता है, एट द एंड ऑफ रिएक्शन एवरेज रेट की वैल्यू क्या होती, ज्यादा होती है, एवरेज रेट दैट इज हाई, और कंपैरिजन टू इंस्टेंटेनियस रेट उसकी वैल्यू एट द एंड ऑफ द रिएक्शन क्या होगी, कम होती है। ठीक है, उसकी वजह भी देख लें कि एट द एंड ऑफ द रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन इन प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से इंस्टेंटेनियस रेट की वैल्यू भी आपके पास कम आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रहे इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट एक पॉइंट पे आकर इक्वल हो सकते हैं जब इंस्टेंटेनियस रेट में जो टाइम इंटरवल है वो 0 हो जाए। ठीक है, तो उस पॉइंट पे एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट दे बिकम इक्वल। स्टूडेंट्स, ये बात होगी डिफरेंशिएट बिटवीन इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज रेट। अब इस टॉपिक के लिहाज से स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन इज एवर चेंजिंग पैरामीटर। वो ये आपसे पूछना चाह रहे हैं क्या वाकई रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हर लम्हे बदलता जाता है। तो स्टूडेंट इसका आंसर हम लॉ ऑफ मास एक्शन से दे सकते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या हमें बताता है, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, और यू कैन से रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाएगा। तो स्टार्ट में हमने देखा था कि रिएक्शन के स्टार्ट में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा, और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा हर लम्हे रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता जा रहा है, क्योंकि हर पॉइंट पे कंसंट्रेशन बदलती जा रही है। तो एट द एंड रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस ड्यू टू द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। आज का लेक्चर स्टूडेंट्स यहाँ पर खत्म करते हैं। होप सो स्टूडेंट्स आपको रेट ऑफ रिएक्शन और एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।